रहमानिर्रहीम। अब जो है हमारे जैसे कि ये हमारा जनवरी चल रहा है, तो मार्च तक जो है मैं आपको फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स और सेकंड ईयर फ़िज़िक्स दोनों जो है कंप्लीट करवाऊँगी। ठीक है। एक तो मैं आपको कुछ नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे जो कि बेसिक नोट्स होंगे, पहले उससे डिस्कस करवाऊँगी। उसके बाद अगर आप लोग कहते हैं कि टेक्स्ट बुक से, तो टेक्स्ट बुक से वो सारी इंपॉर्टेंट लाइंस जो है मैं हाईलाइट करवाऊँगी, लेकिन वो हम एंड में करेंगे। ठीक है। पहले आपके कॉन्सेप्ट बनाने होंगे। ठीक है। और कॉन्सेप्ट में आपके डिफरेंट रिसोर्सेज से बनाऊँगी। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स और सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स दोनों को साथ लेके चलेंगे, और इंशाल्लाह मार्च के एंड तक आपका जो है फ़िज़िक्स तकरीबन एमकेट का तक कंप्लीट हो गया होगा। और बाकी फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले भी स्टूडेंट देख सकते हैं। ठीक है। उनकी प्रिपरेशन होगी साथ में। अच्छा, और ये लेक्चर देखने के बाद आपका यही होमवर्क होगा मेरी तरफ से कि आप क्या करें, अपने टेक्स्ट बुक को रीड करें। ठीक है। और आप देखेंगे कि जो लाइंस, जो कॉन्सेप्ट मैं दे रही हूँ, वो आप जब टेक्स्ट बुक रीड करेंगे ना, तो आपको लग रहा हो जैसे मैम बैठ के पढ़ा रही है हमें, क्योंकि मैंने इसी तरह से जो है आपको समझाया हुआ है। ठीक है। सो फोर्स एंड मोशन। ठीक है। अब हम बहुत शॉर्ट वीडियोस में आपको दूंगी, और आपने जस्ट उसको देख के और अपना होमवर्क करना है। ठीक है। अच्छा, होमवर्क करने के बाद जो है आपने कमेंट में लाजमी करना है कि हाँ, हमें टेक्स्ट बुक रीड करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। एट द एंड मैं ख़ुद भी करवाऊँगी। ठीक है। सो साथ साथ आपने भी करनी है। अच्छा, MCQs भी साथ साथ प्रोवाइड होंगे। मार्च तक का आपका फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर विद MCQs, पास्ट पेपर, सब कुछ इंशाल्लाह। फोर्स एंड मोशन। सो चैप्टर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये मतलब चैप्टर 1 किसके लिहाज से, MCAT के लिहाज से। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैकेनिक्स की डेफिनेशन। द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसकी स्टडी, मोशन की, किस ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी को क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है। अब इस मैकेनिक्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, काइनेमेटिक्स में और डायनामिक्स में। अब काइनेमेटिक्स क्या होते हैं, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरिंग द फोर्स, मतलब रेफरेंस, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, मतलब रेफरेंस ऑफ फोर्स नहीं दिया जाता काइनेमेटिक। मतलब जैसे आप काइनेमेटिक में पढ़ते हैं स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें कोई रेफरेंस के बगैर हम पढ़ रहे होते हैं, विदाउट रेफरिंग द फोर्स। ठीक है। डायनामिक में क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ फोर्स, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, फोर्स को कंसिडर करते हैं कि किस फोर्स की वजह से ये मोशन परफॉर्म हुई है, तो वो डायनामिक में करते हैं। डायनामिक मीन आपको लग रहा होगा डायनामिक से। ठीक है। ये डायनामिक से आप याद रखें कि इसमें हम कंसिडर करेंगे फोर्स को, रेफरेंस बात करेंगे फोर्स की, मतलब मोशन को स्टडी करेंगे विद रेफरेंस ऑफ फोर्स, जबकि काइनेमेटिक में हम विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स मोशन को स्टडी करते हैं। ठीक है। और ये दोनों टाइप्स है किसकी, मैकेनिक की। मैकेनिक क्या है, मैकेनिक वो ब्रांचेस इसमें स्टडी ऑफ मोशन करते हैं। ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिया, ये MCQs में आते हैं, ये आप ऐसा नहीं समझे कि ये ऐसे ही बता रही हूँ आपको। अच्छा, मैं इतनी स्पीड में बोलने लगी हूँ कि अब मैं अटक जाती हूँ। मैं बहुत स्पीड में बोलती हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बन सके, फिर भी आप लोग जो है सपोर्ट नहीं दिखाते। अच्छा, डिस्टेंस। अब मैंने ये मैकेनिक्स की डेफिनेशन बता दी जो कि बेसिक नीड थी इस चैप्टर की, फोर्स एंड मोशन। ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ डिस्टेंस कि व्हाट इज़ डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय बॉडी। जो टोटल लेंथ होती है ना, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसने यहाँ से डिस्टेंस तय किया, यहाँ तक ये बॉडी आ गई, तो अब इस इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट तक जो इसने डिस्टेंस तय की है, जो फासला तय किया, उसको डिस्टेंस कहते हैं। टोटल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी तो पढ़ा होगा ना, स्केलर में कोई डायरेक्शन की नीड नहीं होती। मतलब अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि उठ के जो है ना 5 कदम चलो, तो आप 5 कदम किसी भी डायरेक्शन में ले लेंगे, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई ही नहीं की। तो इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं आपसे कहूँ कि नॉर्थ की तरफ 5 कदम कर चलना है, तो फिर ये एक वेक्टर की बात होगी, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्शन जो दे दी। ठीक है। तो डिस्टेंस का याद रखना है, ये MCQs में आता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट इसका क्या है, मीटर है। अच्छा, और ये तो पता है कि मीटर ही होगा ना, डिस्टेंस है तो मीटर ही होगा। ठीक है। अच्छा, इट में भी ज़ीरो, ये ज़ीरो भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये बात याद रखना। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। जाहिर सी बात, स्केलर क्वांटिटी है तो नेगेटिव क्यों होगी, इसके लिए तो कोई डायरेक्शन की नीड ही नहीं है। ठीक है। तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये MCQs में आता है कि डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं हो सकती, पॉजिटिव, जीरो या नेगेटिव। तो आपने करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है नेगेटिव। अगर आपने ये लेक्चर सुना होगा तो ये ज़ीरो भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब उसकी
उसने कोई डिस्टेंस भी फासला भी तय नहीं किया, इसका मतलब ज़ीरो है, उसकी डिस्टेंस ज़ीरो हो गई। और अगर वो फासला तय कर रहा है तो उसको मतलब कुछ भी नहीं होता और पॉजिटिव ही होता है ना, तो पॉजिटिव होगा लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी इन मोशन कैन नेवर बी ज़ीरो, वही बात हो गई कि कभी भी वो डिस्टेंस जो होती है बॉडी की मोशन में, अगर कोई बॉडी मोशन में हरकत कर रही है तो उसका डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ज़ाहिर सी बात है, अगर वो हरकत कर रही है मोशन में है तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, और वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो रेस्ट में है तो अब ज़ीरो हो सकता है, लेकिन मोशन में ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है, 4 वाइब्रेशन डिस्टेंस, जैसे कि एक वाइब्रेशन डिस्टेंस कह लें, एक वाइब्रेटिंग बॉडी होती है ना, तो जैसे कि ये एक वाइब्रेटिंग बॉडी है, ये ए बी, ये 2 पॉइंट मैंने बता दिए। अभी यहाँ से यहाँ तक आ रही है, फिर यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ठीक है। तो 4a कह रहे हैं, और फॉर 1 रेवोल्यूशन डिस्टेंस कितना होता है, 2πr। अभी डिस्टेंस की एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे कि कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ क्लोज पाथ, कंसिडर के ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है क्लोज पाथ में, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट है जो कि पहले क्या गया 3 मीटर इस तरफ गया राइट साइड, फिर ऊपर गया 4 मीटर, फिर नीचे आया 5 मीटर, मतलब कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, दैट्स बस स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस। तो इसका मतलब आप बताएं कि उसने कितना डिस्टेंस तय किया, तो आपने जस्ट क्या करना है, सबको प्लस कर देना है, 3, 4, 5 और 12 मीटर आप टोटल डिस्टेंस तय किया, ठीक है। सो इस तरह से है, ठीक है। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू अ फाइनल पोजीशन। इसमें क्या होती है, पोजीशन चेंज होती है बॉडी की, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक बॉडी है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, मतलब पहले एक बॉडी थी जो कि यहाँ पे थी, ठीक है, लेकिन अब वो यहाँ पे है, क्यों, क्योंकि उसने ये डिस्प्लेसमेंट तय की। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें भी पोजीशन चेंज हो रही थी, इसमें भी डिस्टेंस कवर हो रहा था, इसमें भी डिस्टेंस कवर हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब एक ये वाला डिस्टेंस जो है ना, जो कि डिस्प्लेसमेंट में होगा, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मतलब ये नॉर्थ की साइड होगा या वेस्ट की साइड होगा, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब कोई भी डिस्टेंस अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होता कोई डिस्टेंस कवर, तो वो डिस्टेंस होता है सिर्फ, और वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैंने काफ़ी अच्छा बताया आपको। इस डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, जाहिर सी बात है, पहले वो यहाँ था, वो यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, इसको डिस्प्लेसमेंट को मतलब हम किस तरह से, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस, डिस्प्लेसमेंट अगर हमने निकालनी हो तो हम फाइनल में से इनिशियल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कि फाइनल कितनी थी, इनिशियल कितनी थी, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर और इनिशियल पोजीशन वेक्टर को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, मतलब पहले वो इनिशियल कौन से उस पर था, ठीक है, और फाइनल फॉर एग्जांपल ये 40 डिस्टेंस कवर कर लिया ना इसने, तो 40 आ जाएगा, और पहले कौन से डिस्टेंस पे था, 20 पे, तो 40 में से 20 माइनस करेंगे तो 20 डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो इस तरह से होता है, जबकि डिस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं था, सबको प्लस कर रहे थे क्योंकि वो जो है कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी। देखिए अब ये नेगेटिव हो सकती है, क्यों, क्योंकि अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, मतलब ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है, तो इस वजह से ये नेगेटिव। जबकि हमने डिस्टेंस में क्या पढ़ा था कि वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि वो किसी डायरेक्शन में मूव ही नहीं करती, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ही नहीं होती, अपनी मर्जी से होती है, कोई देखो कभी भी जीरो नहीं हो, सॉरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और इसमें क्या है कि वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, सारे एमसीक्यूज पॉइंट है। और फिर वहीं ये जब आते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी या डिस्टेंस कैन नेवर बी, तो उस वक्त फिर हम फंस जाते हैं। तो इस वजह से इसको गौर से सुने, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी बुक से, आपकी टेक्स्ट बुक से। इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसके दरमियान, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान, ठीक है। जाहिर सी बात है, देखिए ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये बॉडी, ये इसका इनिशियल पॉइंट था, ये इसका फाइनल पॉइंट है, क्योंकि बॉडी पहले ए पे थी, अब ये बी पे आ गई है, ठीक है। तो ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो है ऑलवेज, हमेशा से या तो कम होती है या इक्वल होती है डिस्टेंस से। ये बात याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा कम होती है या तो बराबर होती है डिस्टेंस के, ठीक है, कभी भी ग्रेटर नहीं होती,
क्योंकि ये एक शॉर्टर डिस्टेंस है। इफ़ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर बॉडी मूव करती है स्ट्रेट लाइन में तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। जैसे कि अब ये एक बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ये तो एक बॉडी का दिखा रहे हैं कि इनिशियल था, फाइनल था, और इसमें ये इनिशियल थी, ये फाइनल थी, और देखिए फिर फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया तो डिस्प्लेसमेंट आई। ठीक है, अच्छा अब ये देखें डिस्प्लेसमेंट की भी इन्होंने दी है कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ क्लोज पाथ। एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है क्लोज पाथ में। पहले तो ये समझ लें कि फॉर वन वाइब्रेशन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एक वाइब्रेशन में देखें जब एक वाइब्रेशन होती है तो उसमें हमेशा डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, या एक रेवोल्यूशन के लिए उसमें भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। क्यों? क्योंकि जब भी जैसे कि अब ये एक सर्कुलर पाथ है, बॉडी ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और यूं करके दोबारा से इस पॉइंट पे आ गई, मतलब इसने कोई डिस्टेंस कोई डिस्प्लेसमेंट ही कवर नहीं की। जहाँ पे पहले खड़ी थी वहाँ पे दोबारा से वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इसकी जीरो होगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूव इन क्लोज पाथ, जैसे कि हमने वहाँ पे एग्जांपल देखी थी, यहाँ पे सेम एग्जांपल हम यहाँ देख रहे हैं। डिस्टेंस में हमने प्लस कर दिया था क्योंकि वहाँ पे कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन की नीड नहीं होती, तो हमने जस्ट प्लस कर दिया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, क्लोज पाथ में हमेशा जीरो रहती है, ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात वही है कि अगर कोई बॉडी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगी। सो ये बात हो गई। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि मतलब ये एमसीक्यूज आ सकते हैं और आता भी है इस तरह से कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेस, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर बॉडी मूव करती है पॉइंट P 2 3 और 2.5 Q, मतलब P से Q। ठीक है, मतलब ये इनिशियल है, ये फाइनल है। ठीक है, अच्छा तो फिर आपने डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला आपको पता है कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया। अब इसमें से फाइनल कौन सी है, ये है ना फाइनल। पहले वो पी पे थी फिर क्यू पे आएगी, मतलब फाइनल ये है, तो आपने पहले फाइनल लिखी उसके बाद आपने इनिशियल लिखी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब देखें ये FI और 7J, फिर 2I और 3J। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलने के लिए क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है आपने 5I में से 2I जब निकालेंगे तो 3I हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ना, इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 3I हो गए। इस तरह से ये 7J है, ये प्लस है, और 3J क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4J। तो अब ये आ गया। अब ये IJ में है, आपने इसको एक यहाँ पे मीटर में अगर ये वाला ऑप्शन होते तो फिर ये करेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, तो आपने इसको क्या करना होगा, स्क्वायर रूट करना होगा। ठीक है, स्क्वायर किया तो स्क्वायर करके 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको प्लस किया, प्लस करने के बाद क्या आया, 16 और 4 कितने होते हैं 20 होते हैं ना, 20। ठीक है, अब 20 का रूट निकालें, किस तरह से निकालेंगे, आप कहेंगे कैलकुलेटर तो मेमकेट में अलाउ ही नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, 4 आपको आप 2 का टेबल करें, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब ये 9 से बड़ा है, फिर आगे जाए 4 4 ज़ा 16। ठीक है, अब 16 से भी बड़ा है, अब और आगे जाए 5 5 ज़ा 25 20, अब ये 5 5 ज़ा 25। अब ये क्या है, 25 से छोटा है क्योंकि 20 है ना, और आपका आया है 25। ठीक है, और 16 और 4 4 ज़ा 16 जब किया तो वो छोटा था, मतलब ये 4.5 समथिंग इसका आंसर आएगा। 4.5 समथिंग मतलब 5 मीटर। ठीक है, तो 4.5 तो है नहीं, तो 5 मीटर करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से एमकेट के लिए हमने कैलकुलेशन वगैरह करनी होती है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई, और इंशाल्लाह हम स्पीड से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट।